हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर क्लास 10th के बोर्ड के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल आता है पहला, लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द वेरियस बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, सब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को लिविंग रखने के लिए कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो वो बेसिक एक्टिविटीज़ क्या क्या है हमारी? तो वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, सम बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। सो दीज आर द सम बेसिक्स फंक्शंस टू परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिविंग? लिविंग होते कौन है? उसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? तो उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, क्राइटेरियाज फॉर लिविंग। जैसे पहला है स्टिमुलाई टुवर्ड्स स्टिमुलस। अब स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं अगर कैमरे की तरफ देख रहा हूं या कैमरे की कोई भी एक्टिविटी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो जो कैमरा है वो मेरे लिए स्टिमुलस का काम करेगा और मैं स्टिमुलाई की तरह काम करूंगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे डॉग अगर हमारे पीछे पड़ जाता है, जनरली होता है ना कि डॉग हमारे पीछे पड़ गया, तो डॉग जो है वो काम कर रहा है किसकी तरह? स्टिमुलस की तरह। हम कौन है? स्टिमुलाई है। तो ये हमारा रिएक्ट करना, हमारे सेंस ऑर्गन का काम करना, ये लिविंग होने को दर्शाता है। ठीक है, हम लिविंग है, इस बात का प्रूफ है। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है खुद को सर्वाइव करने के लिए, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अपने बच्चे पैदा करते हैं, प्रोजेनिस प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी क्या चीज़ है? ग्रोथ। अगर हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे सेल्स या टिश्यूज ग्रो कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? हम लिविंग हैं। ठीक है, और चौथी है रेस्पिरेशन। अगर हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, एटीपी प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, ग्लूकोज टूट रहा है, एटीपी बन रही है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है वी आर लिविंग्स। सो सम बेसिक क्राइटेरिया ऑफ लिविंग आर स्टिमुलस टू बाइड स्टिमुलाई, ठीक है, रिप्रोडक्शंस, ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो चार हमारे बेसिक फंक्शंस हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ प्रोसेस मेंटेन होती है, हमारी लाइफ की एक्टिविटीज चलती हैं। उन चार में पहली हमारी है न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन बेटा? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। देन व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? अब दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर आपने क्लास 9th की मेरी वीडियो देखी हो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाली, तो वहाँ हमने न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन किया था। न्यूट्रिएंट्स एक जो बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं मैक्रो बोलते हैं, जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं ना माइक्रो बोलते हैं। ज़्यादा अमाउंट में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, और कम अमाउंट में जैसे विटामिन और मिनरल्स। मैं इसको बता चुका हूँ क्वालिटी, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का लेना, ऑब्टेन करना और उन्हें यूटिलाइज करना, यही न्यूट्रिशन है। यूटिलाइज कैसे करेंगे? आपने खाना खाया, उस खाना वो पेट में गया, पचा, और पचने के बाद वो ब्लड में पहुंच गया, उसकी एनर्जी फिर सेल में पहुंची, सेल ने उस एनर्जी को यूटिलाइज किया। तो इस तरीके से इसको आप न्यूट्रिशन बोल रहे हो। तो क्या क्या होता है न्यूट्रिशन का पर्पस? पहला है एनर्जी देना। अब बहुत तरह के हम फूड खाते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो इसमें हमें ग्लूकोज मिलता है जो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है न्यूट्रिएंट्स। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, और रिपेयर करना डैमेज टिश्यू या सेल्स को, वो काम प्रोटीन करता है मेनली। अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में कोई भी प्रोटीन डैमेज हो गई है, टिश्यूज डैमेज हो गए, तो उसके लिए आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा। डॉक्टर सही तो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड इज प्रोटीन एंड थर्ड इज फैट एंड फोर्थ इज विटामिन एंड मिनरल्स। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक और दे रखा है बेटा यहाँ न्यूट्रिएंट्स में रफेज, या जिन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं। जैसे चारा, घास जो गाय भैंस खाती हैं उनको रफेज कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली फाइबर रिच फूड होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कमेंट करके बताएंगे। स्पेशली क्लास 10th या कोई भी स्टूडेंट्स बता सकता है मुझे। तो चलिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव? न्यूट्रिशन नॉट न्यूट्रिएंट्स। तो पहला है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं
उन्हें कोई रॉ मटेरियल आप दे दो, जैसे घर में खाना मम्मी बनाती हैं, आप सब्जी ला के दे दो, उन्हें आटा ला के दे दो, रोटी बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे प्लांट को दे दो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को दे दो क्लोरोफिल, प्लांट को दे दो वाटर, प्लांट को दे दो सनलाइट, वो फूड प्रिपेयर कर लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। पहला है हमारा फोटोसिंथेसिस करने वाले, जिनमें प्लांट्स हो जाएंगे, जिनके पास क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दूसरे हो जाएंगे हमारे कीमोसिंथेसिस, यानी जो केमिकल्स के थ्रू खाना बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में मिलते हैं हमको, जो हाईली कंसनट्रेटेड होता है, उसमें से सल्फेट को निकाल के अपना एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, फिलहाल यहाँ सल्फेट नहीं दे रखा है, जैसे अमोनिया हो जाएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और नाइट्रेट हो जाएगा। इनसे जो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं फूड, है ना, वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं, मतलब केमिकल से अपना खाना बना लेते हैं। इन्हें आप बोलते हैं कीमोसिंथेटिक, है ना, कीमो ऑटोट्रॉप भी कहते हैं और उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो जाएंगे एग्जाम्पल। अब हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं बेटा, हेटरोट्रॉपिक आर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी और से लेते हैं, किसी रॉ मटेरियल से नहीं, किसी और से लेते हैं, रेडीमेड फूड जो लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक बोलेंगे। और ऐसे एग्जांपल हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स। ये खाना किससे लेते हैं, ऑटोट्रॉप से लेते हैं, यानी प्लांट को खाते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है हमारी, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, आई थिंक इसमें डेफिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बार बार लिख गई है कि डेफिनेशन, कोई नहीं, ठीक है, इसको हम हटा देंगे, एक डेफिनेशन बार बार रिपीट हो गया है। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो 3 तरह का होता है हमारा बेसिकली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा। फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकंड इज सैप्रोफाइटिक एंड थर्ड इज पैरासिटिक। देन व्हाट इज होलोजोइक। अगर होलोजोइक की हम बात करते हैं तो द ऑर्गेनिजम्स फीड बाय ingesting solid materials, solid matter, which is then digested and absorbed into their body। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, बाद में उसको पचाते हैं, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपने रोटी खाई, रोटी एक कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड है, रोटी में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जिसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। वो आपके पेट में गया, फिर आपके इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम ने अपनी एंजाइम की मदद से उसे तोड़ा गया, उससे ग्लूकोज बनाया गया और फिर उसे आपके ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड मैटर खाते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, जैसे रोटी हो गया, है ना, या फिर मीट हो गया, जिसको पचाने में टाइम लगता है, उन्हें हम होलोजोइक बोलते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम कॉम्प्लेक्स फूड जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं उनको भी हम होलोजोइक कह सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स का ही मतलब है। एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमन, है ना, ह्यूमन इज एनिमल। तो थोड़ा सा मुझे लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ह्यूमन इज एनिमल। तो ह्यूमन इज एनिमल। और दूसरा हो जाएगा हमारे इसमें अमीबा। ह्यूमन जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ हम कर देते हैं एनिमल की जगह, ह्यूमन इज मल्टी सेलुलर एंड अमीबा इज यूनिसेलुलर। ठीक है, सो ह्यूमन इज मल्टी सेलुलर, अमीबा इज यूनिसेलुलर। बोथ हैव फीड कॉम्प्लेक्स फूड और ऑर्गेनिक सॉलिड फूड। दोनों ऐसा ही फूड लेते हैं जो ऑर्गेनिक सॉलिड फूड होता है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो जाएंगे, इसके भी टाइप्स हो जाएंगे बेटा, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स उनको बोलते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं, लाइक काउ, है ना, और कार्निवोर्स उनको बोलते हैं जो एनिमल बेस्ड फूड लेते हैं, लाइक लॉयन, और ओमनिवोर्स उनको बोलते हैं जो दोनों तरह का फूड ले लेते हैं, लाइक ह्यूमन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो न्यूट्रिशन है, दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देन व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो फीड ऑन, दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पहला न्यूट्रिशन था होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफाइटिक है। तो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई विच इन डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब। कैसे से लेते हैं ये खाना, डेड से लेते हैं या डिके से लेते हैं। व्हाट इज डेड एंड डिके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड एंड डिके। डेड मीन्स जो मर गया है, डिके मतलब जो सड़ रहा है। तो मरे से या सड़े से फूड लेते हैं, क्या करते हैं, बाहर उसको पहले पचा लेते हैं, अपने मुंह से कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे, उसको बाहर डाइजेस्ट कर लेंगे, बाद में उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और इनको हम इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिकम्पोजर्स। ऐसे जो होते हैं उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। और एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जिसको आप ना ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है, ब्रेड को अगर 3-4 दिन के लिए आप रख दो तो उस पर देखा होगा इस तरह की फफूंदी आ जाती है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, इस तरह की फफूंदी आ जाती है और ये ग्रीनिश कलर की। यही अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो कुछ आपको बड़ा सा दिखाई देगा, एक कॉलोनी टाइप की। ठीक है ना, उसको आप क्या बोलोगे,
उसको आप बोलोगे ब्रेड मोल्ड्स, या इसको एग्जांपल हो जाएगा राइजोपस। ठीक है, ब्रेड मोल्ड कौन होता है? राइजोपस होता है। तो जो ब्रेड सड़ रहा होता है उस पर ये लगता है। मशरूम की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा गोबर वगैरह पर जनरली आ जाता है, हालांकि उन्हें कॉप्रोफिलस बोलते हैं, पर मशरूम जनरली भी हम उगाते हैं उसको। तो जो डेड या डिकोय से मिलते हैं उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, जो फूड लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देन व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन? ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय द लिविंग ऑन इन ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं किससे? दूसरे की बॉडी से, किसी लिविंग की बॉडी से, और उसकी बॉडी पर रह के उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जैसे अब दो तरह के होते हैं पैरासाइट्स, एक जो बॉडी के बाहर की तरफ दिखाई देते हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और जो बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, अंदर होते हैं, उन्हें हम इंटरनल बोलते हैं। जैसे बाहर की तरफ आप देखोगे लाइस, टिक्स, लीच, कस्क्यूटा, दीज आर द एक्सटर्नल पैरासाइट्स बॉडी के बाहर। जैसे लाइस की बात करें, जुए हो जाते हैं आपके सर में। टिक्स की बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग है ना, काव है, इनके ऊपर आपने देखा होगा इनमें जो जुए हो जाते हैं उनको आप टिक्स कहते हो, और हमारे सर में जो जुए हो जाते हैं उसे आप लाइस कहते हो। लीच क्या होता है? देखा होगा आपने, बारिश के समय में निकलता है और आपके बॉडी पे चिपक जाता है ना, खून निकालता है, चूसता है खून, उसको लीच कहते हैं। कस्क्यूटा क्या होता है? अमरबेल बोलते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स पे बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर इस तरह की बेल एक तरह से आती है ना, ग्रीनिश कलर में, और पूरे प्लांट्स का न्यूट्रिशन ले लेती है। तो जो दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? पैरासाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये था एक्सटर्नली, जो बाहर से दिखाई देता है। इंटरनल की जैसे आप देखो यहाँ पे हमने दिखाया है, सर में जुए हैं आपके, ये सर में आपके जुए हैं, इसको आप क्या बोलोगे? ये लाइस हैं और एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। दूसरे कौन से होते हैं? इंटरनल पैरासाइट्स। इंटरनल पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो बॉडी में रहते हैं, जैसे लिवर फ्लूक और टेप बॉर्म। व्हाट इज लिवर फ्लूक? देखो, जो शीप होता है ना, भेड़ होती है, उसके लिवर में इन्फेक्शन की वजह से एक इन्फेक्शन करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है लिवर फ्लूक, है ना, जो फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करता है। अब जो लोग पढ़े हैं उन्हें पता होगा। दूसरा है टेप बॉर्म। टेप बॉर्म क्या है? ये आपके प्लेटेहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है, एक फाइलम है जो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे आगे, जब आप पीसीबी लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप लेते हैं, है ना, तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, दूसरे ये इंटरनल पैरासाइट्स हो गए। अब हम बोल रहे हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी खुद खाना बनाते हैं, वो किस तरीके से करते हैं? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है? सबसे पहले प्लांट का समझेंगे, फिर एनिमल का समझेंगे। तो प्लांट में जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे होती है फोटोसिंथेसिस? Then what is photosynthesis? Photosynthesis is the process of preparing organic food, carbohydrates by the combining carbon dioxide, water, uses solar energy by chlorophyll pigments. क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं इनऑर्गेनिक चीजों से। जैसे पानी ले लिया हमने, ठीक है, पानी के साथ हमने मिला दी कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इस काम को किया जाता है। अब सनलाइट तुम्हें पता है नेचर से मिल जाती है। देन व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो ग्रीन लीफ में मेनली प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, और कैसे करता है ये प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए चार चीजें चाहिए बेटा। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो हवा से मिल जाएगी हमको। सेकेंड इज वाटर, जो सॉइल से मिल जाएगा या नेचर में अलग तरह से इरिगेशन करके ले लेंगे। लाइट कौन सी चाहिए हमको? सन से मिलने वाली लाइट चाहिए, सनलाइट। और जो क्लोरोफिल है हमें, वो कहाँ मिलेगा? वो हमें लीफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकी हम बात करने वाले हैं, ये चीजें। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो लीफ में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और मेसोफिल सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है, जैसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगर जिन्होंने सेल वाला चैप्टर की वीडियो मेरी देखी हो तो मैंने बताया था जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें स्पेशल तरह का एक सेल ऑर्गेनल होता है, इसका नाम है प्लास्टिड। उसके 3 टाइप आपने पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े हैं आपने? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट जो अलग अलग कलर देता है फ्रूट्स में और फ्लावर्स में, और ल्यूकोप्लास्ट जो फूड स्टोरेज का काम करता है, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स में मिलता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो उन्हीं में से है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक कलरफुल पिगमेंट मिलेगा जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब सवाल आता है नेक्स्ट, ये क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन है। आप देखोगे हमने 6 मॉलिक्यूल CO2 के लिए, 12 मॉलिक्यूल हमने लिए वाटर के, सन एनर्जी की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसको करवाया, तो हमें क्या मिला? ग्लूकोज, C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं। तो जैसे ये लीफ है, मान चलते हैं लीफ के अपर सरफेस पे एक लेयर मिलती है, इसका नाम है एपिडर्मिस, और इससे ऊपर भी एक वैक्स की लेयर मिलती है, इसका नाम है क्यूटिकल। तो जब आप क्यूटिकल को हटाओगे तो आपको एपिडर्मिस नाम की एक लेयर मिलेगी। इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेंगे? सेल्स मिलेंगे, इनका नाम है मेसोफिल सेल्स। इन मेसोफिल सेल्स में इस तरह का कुछ सेल ऑर्गेनल मिलेगा, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको,
दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और इसी के अंदर हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। ठीक है, तो सनलाइट की जो एनर्जी है इसी के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आगे देखो, तो अगर ऐसे हम देखें इसका सेक्शन काट के लीफ का, तो सबसे ऊपर की तरफ हमें मिलेगी अपर एपिडर्मिस, दूसरा हमें मिलेंगे पैलिसिड सेल्स। ये पैलिसिड सेल्स को ही हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। ये पैलिसिड मेसोफिल सेल्स होते हैं। धूप जब दिन में होती है तो आप देखोगे इस तरीके से परपेंडिकुलरली होते हैं। बाद में जब शाम का टाइम हो जाता है, सॉरी धूप जब सुबह की होती है तब ये इस तरह से होते हैं। जब शाम का दोपहर का टाइम हो जाता है तो धूप बहुत तेज हो जाती है, तो प्लांट की लीफ डैमेज ना हो जाए इसके लिए क्या करते हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएंगे दूसरे के, इस तरीके से लेट जाएंगे सारे के सारे सेल्स। यहाँ बीच में आपको काफी स्पेस मिल रहा है, और इसको एरेनकाइमा भी कहते हैं, पर है नहीं आपके यहाँ पे लिखा नहीं है। पेरेन्काइमा के बीच में जो स्पेस होता है उसे एरेनकाइमा कहते हैं। यहाँ वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, जाइलम ऑफ फ्लोएम्स, नीचे भी मेसोफिल सेल्स मिलेंगे, पर नंबर ऑफ सेल्स ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, इसीलिए लीफ का अपर सरफेस ही फोटोसिंथेसिस करता है, नीचे का सरफेस फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। एक चीज आप और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं लीफ के अंदर कि अपर सरफेस ज्यादा ग्रीन होता है इन कंपेरिजन टू लोअर सरफेस। उसका कारण क्या है, ऊपर मेसोफिल सेल्स ज्यादा है, ऊपर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, ऊपर क्लोरोफिल ज्यादा है। क्लोरोप्लास्ट क्या, वो सेल ऑर्गेनेल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और मेसोफिल सेल्स क्या, जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखो लीफ में क्या मिलेंगे आपको, छोटी छोटी ओपनिंग्स मिलेंगी जिनको आप स्टोमेटा कहते हो। तो ये आपका था कि कहाँ होगी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगी इस मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। ठीक है, कैसे होंगे देखते हैं आगे। अब सवाल आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है, तो मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, सॉरी स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला काम क्या होगा, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा क्लोरोफिल की मदद से। तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है कहाँ, यहाँ देखो इस सेल ऑर्गेनेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और यहां पर क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम्स होते हैं बहुत सारे इस तरीके से, इनमें ही हमको मिलेगा क्या, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। मैं आपको एक मिनट जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए आप, ठीक है, जस्ट अ मिनट, देखिए आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब देखो आप समझो इस बात को, इस क्लोरोप्लास्ट में ही लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, पहले स्टेप से, स्टेप नंबर 1। ठीक है, मैं इसको वापस नॉर्मल करता हूं, इसमें ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप, वाटर को स्प्लिट किया जाएगा, पानी टूटेगा इसी क्लोरोप्लास्ट में, इसी क्लोरोप्लास्ट में वाटर ब्रेक होगा, इसी क्लोरोप्लास्ट में वाटर ब्रेक होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, वाटर ब्रेक होने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जैसे पानी टूटा तो इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है, और H+ निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पानी की टूटने की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में जाके ATP, एक केमिकल एनर्जी में। कैसे होते हैं इसका डिटेल आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से होता है। यहाँ H+ जो भी मिलते हैं हमें, वो रिएक्ट कर जाते हैं CO2 के साथ और क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर। और OH- जितने भी होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है वो रिलीज हो जाती है, और रिडक्शन हो जाता है, CO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, इसमें कुछ ऐड हो जाते हैं H+, जो हेक्सोस शुगर बनाता है, हेक्सोस शुगर बोलते हैं, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 क्या हुआ हमारा, स्टेप नंबर 1 लाइट को एब्जॉर्ब किया गया, नंबर 2 वाटर को स्प्लिट किया गया, और वाटर को स्प्लिट होने की वजह से क्या हुआ, लाइट से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो गए ATP में, H+ ने CO2 के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बना लिया, OH- रिलीज हो गए। इस तरीके से CO2 को रिड्यूस करके हमने कार्बोहाइड्रेट्स बना दिया, ग्लूकोज, बाद जो 6 कार्बन की शुगर है। और प्लांट स्टोर करता है ग्लूकोज को इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि जैसे ये सर्कल्स हैं, दीज आर ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज, ये सारे स्टोर हो जाएंगे एक स्टार्च के नाम की पॉलीसैकेराइड्स में। ठीक है, अब सवाल आता है, ह्यूमंस में जो शुगर स्टोर होती है, हम भी जब ग्लूकोज खाते हैं तो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे इनमें स्टार्च में होता है। अब स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा कुछ और नहीं है, अगर हम बात करें, These are the tiny और microscopic aperture present on the surface of leaf। छोटा सा अपर्चर होता है जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, 2 किडनी शेप सेल होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। मेन काम क्या है, ये अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, छोटी छोटी ओपनिंग्स है। काम क्या है, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर से बचाना लीफ को। दूसरा क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। CO2 जो प्लांट लेता है और O2 रिलीज करता है, उन्हीं टाइनी ओपनिंग से करता है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये
स्टोमेटा ओपन है, ये क्लोज है। क्या डिफरेंस है, इसमें जो गार्ड सेल्स है इनमें वाटर भर जाता है और इसमें नहीं है। तो ये जब गार्ड सेल में वाटर भर जाएगा तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा इनकी वॉल पे, जिसकी वजह से ये खुल जाएगा, जिसको आप स्टोमेटल पोर बोलते हो। दीज आर द गार्ड सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये वही क्लोरोप्लास्ट है इसके पास क्लोरोफिल होता है। ये ओपन स्टोमेटा है, क्लोज स्टोमेटा है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कंट्रोल करता है, ये गार्ड सेल्स करते हैं। गार्ड सेल्स में पानी भर गया तो ये खुल जाएगा, गार्ड सेल से पानी निकल गया तो वापस उसी शेप में आ जाएंगे। तो पहले किडनी शेप के होते हैं और इससे पहले ये डंबल शेप के होते हैं। डंबल जो जिम में जाके देखते हैं ना, उस डंबल शेप के ये हो जाते हैं। और किडनी शेप के कब हो जाते हैं, जब पानी भर जाता है इनमें, तो ठीक है। सो व्हेन वाटर एंटर इनटू द सेल स्वेल अप, एंडोस्मोसिस बोलते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। सेल के अंदर जब वाटर आता है, जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो होता है बाहर से हाई से लो की तरफ, तो क्या बोलते हैं इसको, आप उसको बोलते हैं आप एंडोस्मोसिस। अगर बाहर जाता है तो एक्सोस्मोसिस। तो वाटर रिलीज जब होता है गार्ड सेल्स तो एक्सोस्मोसिस होता है, ठीक है। तो एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस हो गया। अब फोटोसिंथेसिस जो डिजर्ट प्लांट्स में होती है वो कैसे होती है, देखो डिजर्ट प्लांट्स में होता है कैसे, एग्जांपल हो जाए कस्क्यूटा, ज़ेरिक प्लांट्स, ठीक है। जिसमें कैक्टस हो जाएगा, नॉट कस्क्यूटा, दिस इज कॉल्ड कैक्टस नॉट कस्क्यूटा, आई थिंक आई एम करेक्टिंग दिस, कैक्टस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैक्टस। कैक्टस एक ज़ेरिक प्लांट है। होता क्या है, नाइट में स्टोमेटास ओपन होते हैं, वाटर आ जाता है, ठीक है, CO2 को मिलकर क्या बना लेते हैं, मैलिक एसिड बना लेते हैं। और डे में क्या होता है, स्टोमेटा बंद होते हैं। यानी रात में क्या होता है, पानी को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है और दिन में उससे ग्लूकोज बनाया जाता है। दिन में स्टोमेटास नहीं खोलते क्योंकि दिन में क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा होती है, तो इस तरह से होते हैं। और लीफ भी इनकी काफी थिक होती है, मोटी होती है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में दो है हमारे, एक अमीबा है, एक ह्यूमन है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में देखेंगे। तो बात कर लेते हैं। तो पहले आता है इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, इंगेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंगेशन, खाने को लेना, दैट इज इंगेशन। डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड डाइजेशन। तो पहले खाना अंदर लिया, फिर पचाया इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड दैट्स ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी। बाद में बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो पहले खाना अंदर आया, डाइजेस्ट हुआ, उससे जो एनर्जी मिली इसको एब्जॉर्ब किया गया, बाद में ऐसी एनर्जी को यूटिलाइज किया गया, इसको आपने बोला एसिमिलेशन। और जो भी वेस्ट मिलेगा उसको निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड ईगेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब ईगेशन और एक्सक्रीशन अलग अलग है बेटा। ईगेशन बॉडी से रिमूव करना, एक्सक्रीटरी पूरा एक सिस्टम होता है ना, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अमीबा में देख लेते हैं न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट वी थिंक अबाउट द न्यूट्रिशन